नमस्कार सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मेरे YouTube चैनल एडवोकेट रितु मुंजाल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम लोग ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जिन मुद्दों में किसी गरीब या परेशान लोगों को इंसाफ दिलाने की कोशिश की जाती है। जिन बुज़ुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही है उनके पेंशन के लिए बात की जाती है, उनके एरियर और उनकी मेडिकल कैशलेस सेवाओं के लिए बात की जाती है। आज मैं आप लोगों के बीच में फिर आकर जुड़ी हूँ और कुछ जानकारी आपको देना चाहती हूँ, कुछ आपके सवालों के जवाब आप तक पहुँचाना चाहती हूँ जो लगातार मेरे पास आ रहे हैं। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि पहले ही आप सबको विदित किया हुआ है कि हमारा जो मैटर है वो कोर्ट में पेंडिंग है और कोर्ट की जो डेट है वो 28 तारीख है, नेक्स्ट मंथ की तारीख है 29। हाँ जी बोलिए। हाँ जी 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 आ रही हूँ। लगता है मुझे कोर्ट में जाना पड़ेगा और आप लोगों के बीच में शेयर करने वाली जानकारी को पोस्टपोन करना पड़ेगा, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी से मैं आपको वो बातें बता दूँ जिनके लिए मैं आपके बीच में आई हूँ। आप लोगों को सबसे पहले तो मैं जितने भी डीटीसी से रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनको ये बोल दूँ कि आप अपने आप को नॉन ऑप्टेड आउट कहना छोड़ दीजिए, क्योंकि ऑप्टेड आउट, नॉन ऑप्टेड जैसे शब्दों को ख़त्म कर दिया गया है और आप सभी ऑप्टेड कर्मचारी हैं। सबको डीटीसी ने पेंशन देने का वादा किया है और आपको पेंशन मिलेगी। नॉन ऑप्टेड पेंशन कुछ भी नहीं होता, नॉन ऑप्टेड भी कुछ नहीं होता और सभी कर्मचारी ऑप्टेड हैं और इस पेनल्टी को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। मेरे पास हमारे आदर्श अग्रवाल साहब हैं, उनका एक मैसेज आया है जिसमें कहते हैं कि मैडम जी आपकी बात में बहुत दम है, सभी नॉन ऑप्टेड को पेंशन मिलेगी तभी पेनल्टी ख़त्म होगी और साथ में ईपीएफओ की पेंशन भी डीटीसी के में कन्वर्ट होगी। मैंने आपको बताया था कि हमारा जो मैटर है जो 29/11 के लिए हाई कोर्ट में पेंडिंग है, डीटीसी वर्सेस आरपीएफसी, उसमें आपको मैं बस इतनी जानकारी दूंगी कि आप लोग ऑप्टेड हैं, ज़बरदस्ती किसी ने नॉन ऑप्टेड कर दिया या आपसे नॉन ऑप्टेड का फॉर्म भरवा लिया, ऐसा कोई भी शब्द कोर्ट में मान्य नहीं है। और जो आप इस बात को समझो कि डीटीसी ने पेंशन के ऑप्शन जो 1992 में मांगी थी, कुछ कर्मचारियों ने की पेंशन उस टाइम हो गई थी और कुछ को 1995 में जाकर ईपीएफ के तहत पेंशन उनकी भी हो गई थी। तो ईपीएफओ ने यहाँ पर कहा है कि डीटीसी में सबकी पेंशन एक जैसी होनी चाहिए और डीटीसी के ऊपर जुर्माना लगाया जाए, जो 207 करोड़ पहले था, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज 2024 में हम बैठे हैं और 2024 में ये जो अमाउंट है ये बढ़कर 2800 करोड़ रुपए हो चुका है। इस जुर्माने को ख़त्म करने के लिए डीटीसी को पेंशन देनी ही होगी, अपने सभी कर्मचारियों को देनी होगी, सभी जीवित कर्मचारी और सभी आश्रित कर्मचारियों के उन सबको पेंशन का लाभ देना ही होगा। और जो ये केस डला है उस 2013 में डला है, जिस केस की मैं बात कर रही हूँ जिसमें हमारी आगे की डेट 29/11 है, ये डीटीसी वर्सेस ईपीएफओ है, जिसमें आपको जानकारी दी थी मैंने पहले भी और आपको सबको संग इस बात की जानकारी है कि हम लोगों ने 317 एम्प्लॉयज़ को तो इम्प्लीट कर ही दिया था और यूनियन के माध्यम से बाकी कर्मचारियों को भी इम्प्लीट कर लिया गया है। और अगर डीटीसी चाहती है कि ये 2800 करोड़ रुपए का जुर्माना उनके ऊपर से ख़त्म हो जाए और 2013 में डाला गया ये केस ख़त्म हो जाए, तो इनको आपको सबको पेंशन देनी होगी। अब डीटीसी चाहती है, जो सर्कुलर आया है, जो जनहित जानकारी जो सूचना दी गई थी, सार्वजनिक सूचना 35/2022, उसके अनुसार सबको पेंशन मिलनी चाहिए और सबको ही पेंशन मिलेगी। देखिए मेरे पास आपके सवाल आ रहे थे कि मैडम हमारा फॉर्म नहीं भरा गया, हम भूल गए या हम रह गए या हमें पता ही नहीं चला, हम बाद में गए। तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, बेचिंत हो जाइए, आपको पेंशन 100% आपका फॉर्म भरा जाएगा। ये ऑप्शन तब तक खुले रहेंगे, हमेशा के लिए खुले रहेंगे, जब तक आप लोग सबको पेंशन आपके खातों में नहीं आ जाती।
अभी जो इन्होंने बंद कर दिया है, ये थोड़े दिन के लिए जो कैलकुलेशन हुई है इनकी, जो पूरा हिसाब बनाया है कि कितने कर्मचारियों, अभी 8,500 से 9,000 कर्मचारी हैं जिनके फॉर्म जमा हो गए हैं, और अभी किसी तरह की कोई लिस्ट नहीं आई है, ना ही मैंने आपके साथ कोई ऐसी लिस्ट की बात की है। तो ईपीएफओ से अगर बचना चाहती है डीटीसी, ईपीएफओ के ने जो 2800 करोड़ का जुर्माना मांगा है डीटीसी से, अगर उससे बचना चाहती है तो उनको ईपीएफओ के जुर्माने से बचने के लिए आपको डीटीसी की पेंशन देनी होगी। अब डीटीसी यह चाहती है कि हम सर्कुलर निकालें और सबको पेंशन मिल जाए, ताकि उनको ईपीएफओ का जुर्माना ना देना पड़े, वो समाप्त हो जाए। उनका ये सोचना ठीक भी है और हमारे लिए भी ये फ़ायदेमंद है कि हम जो कर्मचारी हैं, कर्मचारी की फैमिलीज़ हैं, उनकी विडोज़ हैं, उनके बच्चे हैं, उन सबको उस पेंशन के अमाउंट का लाभ मिलना चाहिए, जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30, 35, 40 साल तक लोगों ने, कर्मचारियों ने कार्य किया है डीटीसी में, और उनकी कर्मचारियों ने और उनके जो लीगल एयर हैं, यानी कि उनके आश्रित हैं, उनके उत्तराधिकारी हैं, उन सबको पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। तो आपके जो सबको पेंशन देने में डीटीसी का भी फ़ायदा होगा, क्योंकि पेनल्टी देने के अलावा कर्मचारियों से भी पैसा मिलेगा, और पेंशन ना देने की स्थिति में ईपीएफओ भी कर्मचारियों की जमा रकम को डीटीसी को वापस करेगा। तो ऐसी स्थिति में डीटीसी के पास अब एक अच्छा खासा फंड उपलब्ध हो जाएगा, जिसके ब्याज से ही लंबे समय तक पेंशन का भुगतान किया जा सकता है। साथ ही सभी कोर्टों के केसों की सिरदर्दी भी खत्म हो जाएगी। ये बात सच है कि जितने भी कोर्ट में केस डीटीसी के खिलाफ चल रहे हैं, ये जो सर्कुलर निकाला है, इसकी वजह से ये केस भी खत्म हो जाएंगे। अगर आप लोगों के खातों में पेंशन आ जाएगी तो हम इस केस को विड्रॉ कर लेंगे, ईपीएफओ भी इस केस को विड्रॉ कर लेगा, ईपीएफओ भी बचा हुआ फंड दे देगा। कर्मचारियों से भी इन्होंने ईपीएफ का और ग्रेजुटी का फंड मांगा है, हालांकि हमारी एप्लीकेशन पेंडिंग है, पर इन केस अगर वो डिसमिस भी होती है तो भी आप फंड देने के लिए तैयार हैं। मेरे को सुनने में आया है हमारे कर्मचारी कुछ ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम फंड का अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो आपने हमेशा अपने आप को ऑप्टेड समझना है, हमें नॉन ऑप्टेड आप अपने आप को नहीं कहेंगे। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। हम हमारे आदर्श अग्रवाल जी और उनके तरह बहुत सारे कर्मचारी जो सुलझे हुए तरीके से बात करते हैं और सामाजिक ज्ञान रखते हैं, नॉलेज रखते हैं, और आप सबको सूचित करना चाहती हूँ उनके माध्यम से भी कि आप अपने आप को ऑप्टेड कहें हमेशा, और आप सभी ऑप्टेड हैं, कोई नॉन ऑप्टेड जैसा शब्द है ही नहीं। जो फोर्सफुली डीटीसी ने लिखवाया था, आपको ज़बरदस्ती वीआरएस दी गई थी, या डिस्पेंस कर्मचारियों की भी मैं थोड़ी देर में बात करूंगी, वो भी काफ़ी होपलेस हैं, उनका भी समस्या का समाधान दूंगी। पहले मैं आपको बता दूं कि एक सचिवालय में मीटिंग भी अभी हुई है, और उसमें कोई ना कोई हल निकला है, जिसमें यह भी बात कही गई है कि 17/12 में इम्प्लीमेंट जो की गई है उसकी डेट 29 तारीख है, और टीम तो फॉलोअप के लिए लगाई गई है। मेरा नाम लिया गया है कि रितु मुंजाल ने बोर्ड रेजोल्यूशन लगाने के बाद भी वीडियो जारी कर दिया, और इम्प्लीमेंट में किए हुए कर्मचारियों के लिए एप्लीकेशन लगा दी हाई कोर्ट के अंदर, लेकिन बाकियों ने अभी तक नहीं लगाई है। तो इस तरह की जानकारियां मेरे पास आ रही हैं, और आप लोगों की भी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हमने फॉर्म नहीं भरा, हम क्या करें, हम तो नॉन ऑप्टेड हैं। आप इन बातों को भूल जाइए, छोड़ दीजिए। आप लोगों की पेंशन 100% आ रही है, और इसी महीने के अंदर अंदर ये कोशिश। और एक मैसेज और भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक आपकी यूनियन की एक पेंशन फॉर्म भी है जो मेहनत कर रही है और अपने तरीके से अपने केस को चला रहे हैं। मैं चाहूँगी कि उन लोगों को भी मैं अप्रिशिएट करूँ, और चाहे वो कैसा भी किसी के बारे में सोचें या समझें, लेकिन हमारा मकसद तो एक ही है ना। हमारा मकसद है आप लोगों का खाते में पेंशन का पैसा आ जाए, आपका एरियर का पैसा आ जाए, और आपकी जो मेडिकल है वो कैशलेस हो जाए। ये 500 रुपये, 1000 रुपये या 60% का जो आपको वेवर मिलता है, उससे काम नहीं चलेगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको कैशलेस मेडिकल स्कीम में डाला जाए। तो उनका भी एक मैसेज था मेरे पास, मैं सर्च करके आपको बताती हूँ। तब तक आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपकी परेशानी का समाधान। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास कमेंट बॉक्स में आए भी हैं कि मैम मेरे पापा ने रिटायरमेंट ले ली थी या मदर ने ले ली थी, उनका क्या स्टेटस है।
हाँ, ये आ गया है। डीटीसी पेंशन वेलफेयर एक फोरम है जिन्होंने बताया कि 24/10/24 को, साथियों जैसा कि आपको पता है कि आज कोर्ट में मेडिकल अलाउंस वाले केस में तारीख थी, लेकिन किसी कारणवश आज सुनवाई नहीं हो सकी। इसीलिए 25 की सुनवाई, यानी आज 25 अक्टूबर 2024 की डेट है। तो जैसा कि इन्होंने आपको बताया होगा पहले भी कि जो स्कीम है उसमें इनके वकील साहब भी केस तैयार कर रहे हैं, और आपको कैशलेस मेडिकल स्कीम यानी DGEHS का केस भी 1-2 दिन में वो फाइनल हो जाएगा, जिसकी सुनवाई की तारीख जल्दी होगी। लेकिन आप जानते ही हैं कि दिवाली की छुट्टियां चल रही हैं, तो तारीख मिलने में यहाँ भी इंतज़ार ही करना होगा, और मेडिकल स्कीम भी मिल जाएगी। इस केस के इंतज़ार करना पड़ेगा। आप सब वो इस तरह की बातें करते हैं, किसी के बहकावे में ना आए, विश्वास रखें। अच्छी बात है, बहकावे में ना आए, विश्वास रखें, अपने ऊपर विश्वास रखें। जो आपका केस लड़ रहे हैं उनके ऊपर विश्वास रखें, अपने एडवोकेट पर, अपने वकीलों पर विश्वास रखें जिन्होंने आपको इंसाफ दिलाना है। और 11 नवंबर को इन्होंने कुछ जानकारी देनी चाहिए है कि 11 नवंबर 2024 को 11 बजे IP हेडक्वार्टर के में जो पेंशन फोरम के नेतृत्व में कोई धरना किया जा रहा है, जिसमें आप लोग पहुँचें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। देखिए, ये फोरम का डिसीजन है, वो आप लोगों को वहाँ धरना करवाने के लिए भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। पता नहीं वहाँ पे क्या खड़े होने की जगह तो आपके हेडक्वार्टर के बाहर है भी नहीं, ना वहाँ कोई बैठने की सुविधा है, ना क्या वो वहाँ पे कोई टेंट लगाएंगे, कुछ खाने पीने की सुविधा रखेंगे जो इतने बुजुर्ग कर्मचारियों को पेनफुल सिचुएशन में बुला रहे हैं। तो देखिए, ये जो फोरम ने इन्वाइट किया है, इसमें मेरी अपनी पर्सनल सलाह आपके लिए यही होगी कि आपको कहीं भी जाने और भटकने की ज़रूरत नहीं है। मैं एडवाइस नहीं करूंगी कि इस नाजुक हालत में, इस धुएं और प्रदूषण के हालत टाइम पर, जबकि कोई कार्रवाई सारी कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग है, DTC विभाग अलग से अपनी कार्रवाई कर रहा है, और LG साहब से भी मैंने आपको बताया था कि अप्रूवल आने के बाद अब DTC कार्रवाई में लगा हुआ है और जल्दी से जल्दी पेंशन डिस्पर्स करने की कोशिश में कार्रवाई हो रही है। तो हम नहीं चाहते कि हम कहीं धरना या प्रदर्शन करके अपना और अपने इन बुज़ुर्गों का समय ख़राब करें। तो मैं नहीं चाहूँगी कि आप लोग जाएँ। मेरी सलाह यही रहेगी कि आप घर बैठें, वीडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, न्यूज़पेपर है, न्यूज़ चैनल्स हैं। जब ये काम आपका हो जाएगा तो देखना ये बड़े बड़े चैनल कैसे लपक के न्यूज़ उठाएंगे और किस तरह से कसीदे पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री के पक्ष में बोलेंगे। तो चलिए बोलने दीजिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। हमारा मकसद पब्लिसिटी हासिल करना नहीं है, हमारा मकसद समाज की सेवा है, और उन बुज़ुर्ग और कर्मचारियों के साथ, उन परेशान और लाचार लोगों के साथ हम जुड़े हैं, जिनका सहारा बनकर हम लोग अपनी जीवन को सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमें कोई ज़रूरत नहीं है पब्लिसिटी स्टंट दिखाने की। और अगर चाहती है मीडिया कि हमसे सवाल जवाब करे और हमारी नॉलेज के साथ अपनी नॉलेज को आगे बढ़ाए, तो डेफिनेटली हम सहयोग भी करेंगे। लेकिन बस मैं आपको इतना बता दूं कि जो आपके सवाल थे, उन सवालों के मैं जवाब देने के लिए आपके बीच में जुड़ी थी। और बार बार जो ये शब्द आ रहा था, मैडम हम तो नॉन ऑप्टेड हैं, हमारे फॉर्म नहीं भरे जा रहे, या हमने फॉर्म भर रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं हमारा लिस्ट में नाम आया कि नहीं आया। तो एज सच कोई ऐसी लिस्ट नहीं है, आप कोई नॉन ऑप्टेड वाला शब्द नहीं है, आप लोग ऑप्टेड हैं। आप सभी कर्मचारियों को, कोई मेरे पास आए चाहे ना आए, हेडक्वार्टर में फॉर्म अभी नहीं जमा हुए, किसी के रह गए हैं तो वो भी जमा हो जाएंगे। आप सब्र रखिए, पहले जिनके हो गए हैं उनका रिजल्ट देख लेते हैं। 8,500 से ऊपर 9,000 कर्मचारियों के फॉर्म जमा हो चुके हैं, जो मेरे पास टोटल कैलकुलेशन आई है। तो और रही बात जो आपके फ़ोन लगातार आ रहे हैं कि क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आप, सवाल आपके मेरे साथ आ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं कि मैम हमारा क्या होगा, मेडिकल कब तक कैशलेस होगा, वो भी बहुत बहुत जल्द होगा। इसी महीने, इसी साल के अंदर अंदर सारी कार्रवाइयाँ हो जाएंगी, क्योंकि लगातार कोर्टों में केस बढ़ते जा रहे हैं DTC के खिलाफ। और इन सारे केसों को अगर DTC ख़त्म करना चाहती है तो उनके पास एक आखिरी ऑप्शन यही है कि आप लोगों को पेंशन दे दे, DTC के कर्मचारियों को DTC की पेंशन दे दे। अदरवाइज़ ये लोग लंबे जाएंगे अंदर,
फंसेंगे, परेशान होंगे, इनकी परेशानियां बढ़ेंगी, इनके ऊपर जुर्माना जो 2800 करोड़ रुपए का ईपीएफओ ने लगाया है वो भी देना पड़ेगा। और जो कोर्ट में लिटिगेशन पेंडिंग है, अगर कोर्ट जीत अपनी तरफ से डिसीजन देती है तो इनके ऊपर कॉस्ट लगाएगी, फिर जुर्माना लगेगा, तो इनको कंपनसेट करना पड़ेगा एम्प्लॉयज़ को। तो इन सारी चीज़ों के चलते हुए आपको हर हाल में डीटीसी को पेंशन देना अब डीटीसी की मजबूरी हो गई है। और डीटीसी विभाग के साथ साथ मेरे पास और विभाग भी ऐसे नॉलेज में आ रहे हैं मेरी, जिन्होंने अपने कर्मचारियों को बेवकूफ़ बनाया है, सारी ज़िंदगी काम कराने के बाद पेंशन नहीं दी है। उनके लिए भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हिदायत दे रही है कि पेंशन कोई भीख नहीं है, कोई दान नहीं है, कोई गिफ्ट नहीं है, ये आपका फ़र्ज़ है, आपकी जिम्मेदारी है अपने एम्प्लॉयज़ को पेंशन देना और उनकी मेडिकल कैशलेस फैसिलिटी उनको प्रोवाइड कराना, उसका लाभ उनको देना और उनका एरियर का पैसा उनको जीते जी उनके खातों में डालना, ताकि वो अपना अच्छे से जीवन यापन कर सकें। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी जानकारी से संतुष्टि मिली होगी, और कोई सवाल या क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और इस चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन टाइमली आपके पास पहुंच जाए और आप उन तक पहुंचा पाएँ जो कभी फ़ोन चलाना भी नहीं जानते हैं, वो नहीं देख पाते, उनको आप बड़े टीवी में कनेक्ट करके दिखा दीजिए, अपने लैपटॉप में, अपने मोबाइल में दिखा दीजिए, जिससे कि आप लोग वहाँ तक जानकारी पहुँचा दें जहाँ तक ये नहीं पहुँच पा रही है। और सभी को फॉर्म भरना कंपलसरी है, सभी को पेंशन का अपना खाता, अकाउंट नंबर वगैरह तैयार रखना होगा। और आपको जैसा कि सब पहले भी मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ, अपना टोकन नंबर, बैच नंबर, डेट ऑफ जॉइनिंग, डेट ऑफ रिटायरमेंट, आपकी क्वालिफाइंग सर्विस और आपका खाता नंबर जिसमें पेंशन आपको चाहिए, आपकी पासबुक वगैरह सब रेडी रखनी है आपने। जैसे ही मांगी जाए, जैसे ही आपको बोला जाए, आप इमीडिएट उसको जमा करा दें, ताकि आपको इजीली आपका पेंशन का लाभ मिल सके। और कुछ एक सवाल मेरे पास और आ रहे थे, डिस्पेंस कर्मचारियों के। और डिस्पेंस करे हुए कर्मचारी जो हैं, जिनको वो होते हैं जिनको थोड़े दिन के लिए जॉब पे रखा जाता है, फिर उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है और फिर दोबारा बुला लिया जाता है। कारण इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, पर्सनल भी हो सकते हैं, प्रोफेशनल भी हो सकते हैं, संख्या एम्प्लॉयज़ की बढ़ गई है ये भी हो सकता है, काम कम है ये भी हो सकता है। तो ये डिस्पेंस कर्मचारियों का जो मुद्दा है, ये कर्मचारी भी ध्यान से सुन लें मेरी बात को, कान खोलकर समझ लें कि जो कर्मचारी एक बार ज्वाइन हो गया और अगर उसे टोकन नंबर मिल गया तो आपकी क्वालिफाइंग सर्विस डेट ऑफ ज्वाइनिंग वही मानी जाएगी जिस दिन आपको टोकन नंबर मिला है। आपका बैच नंबर चेंज हो जाता है लेकिन आपका टोकन नंबर चेंज नहीं होता है। अब बीच में मान लो आपने 4 साल 5 साल नौकरी की और 2 साल के लिए आपको डिस्पेंस कर दिया गया और 3 साल डिस्पेंस कर दिया गया और फिर 3 साल या 2 साल के बाद बुला लिया गया और फिर 10 साल नौकरी कराई गई, फिर डिस्पेंस कर दिया गया, तो ये डीटीसी विभाग को अपने ऊपर लेनी होंगी ये सारी चीज़ें। और इसकी पिटीशन और इसकी ड्राफ्टिंग भी मैंने की है और मैंने जो पत्राचार के माध्यम से डीटीसी को लिखा है, लिस्ट में आपका नाम भेजा है, उसमें क्लियर लिखा गया है कि ये कर्मचारी डिस्पेंस किए हुए कर्मचारी हैं, तो उन कर्मचारियों को भी इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। और टोटल क्वालिफाइंग सर्विस आपकी वहाँ से मानी जाएगी जहाँ से आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है और आपको आपका टोकन नंबर मिला है। बीच का गैप ख़त्म करके टोटल क्वालिफाइंग सर्विस निकाली जाएगी और उसके बाद उस हिसाब से आपको पेंशन, आपका एरियर का पैसा और आफ्टर रिटायरमेंट आपको कैशलेस मेडिकल स्कीम मिलेगी ही मिलेगी। और इसको अगर कहीं आपका नाम नहीं आ रहा है या आपको कोई लेटर में जवाब टेढ़ा मेढ़ा दे रहा है तो उसके लिए आप मेरे पास आ सकते हैं, आरटीआई लगा के सकते हैं, खुद भी लगा सकते हैं और वकील के थ्रू तो आप लगवा ही सकते हैं। तो आप उन चीज़ों के लिए बेचिंत हो जाएं, बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। हम लोग इस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं और ये जो रिटायर एम्प्लॉयज़ हैं वीआरएस लिए हुए या ऑप्टेड नॉन ऑप्टेड वाले, इनकी एक बार समस्या का समाधान हो जाए और उसके बाद आप लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एक सर्कुलर है मेरे पास। अब मैं पढ़ने लगूंगी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको डिस्कस कर सकती हूँ, लेकिन समय का अभाव है। आपको पता ही अभी कॉल आया कोर्ट से कि कोर्ट में बुलाया जा रहा है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूँ, ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की तरफ से भारत सरकार, दिल्ली गवर्नमेंट का नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का एक मेरे पास लेटर हेड के ऊपर एक सर्कुलर है और वो जो
सर्कुलर ये है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, पता नहीं आपको नज़र आ रहा होगा कि नहीं, इसको मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के गाइडेंस दे दूं कि जो दिस इन्फॉर्मेशन ड्यू टू दी अबव अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर एक्सीडिंग द बेनिफिट्स ऑफ द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन योजना आरोग्य योजना टू ऑल सीनियर सिटीज़न एज अबाउट 70 ईयर्स, 70 साल से ऊपर के हर आदमी को जो मेडिकल फैसिलिटीज़ का लाभ मिलेगा उसके विषय में ये सर्कुलर है। इसको मैं थोड़ा टाइम निकाल के आपको पढ़ के सुनाऊंगी। इसमें शेयर्ड कवर्ड 5 लाख रुपए पर फैमिली पर ईयर विल बी अवेलेबल फॉर द सीनियर सिटीजन इन द फैमिली नॉट करंटली कवर्ड अंडर ए बी, दिस इज कवर विल बी एक्सक्लूसिव टू द सीनियर सिटीजन एज अबाउट 70 ईयर्स। The additional cost of covering senior citizen, including the administrative expenses, will be shared between the central and state government as per the existing guideline of fund release in ABPMJAY. Registration of all eligible registered senior citizens 70 years and above will be applicable applications based only. तो इसके लिए भी एप्लीकेशंस वगैरह दी जानी है और ये इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगी, लेकिन ये बाद में दूंगी। अभी मुझे काम है, थोड़ा बिज़ी है शेड्यूल, तो इन्हीं बातों के साथ और इन्हीं जानकारियों के साथ मैं इजाज़त लेती हूँ, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार, आपकी बीती ऋतु मंजाल। जय हिंद, जय भारत।